नमस्कार। कथा मंथन में आप सबका स्वागत है। कथा मंथन में आज सुनिए कमलेश्वर जी की कहानी प्रेमिका। कमलेश्वर जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको अगर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी प्रेमिका, लेखक कमलेश्वर। शहर के एक पुराने मोहल्ले की पतली और बदबूदार गली में एक मकान था। मकान पुराना था। इसमें एक नौकरी पेशा मुंशी जी रहते थे। मुंशी जी एक मिडिल स्कूल में मास्टर थे। उनके पास एक पैजामा नुमा नीली पैंट थी और एक ऊनी कोट जिसके रोए छड़ गए थे और वह सुतली का बुना लगता था। सिर पर वह गोल कत्थई टोपी पहनते थे जिसमें तेल से भीगा एक अखबार का टुकड़ा अस्तर का काम देता था। एक बहुत पुरानी मोटी सी छड़ी वे हाथ में लेकर चला करते थे। एक दूर पास की नज़र वाला दोहरा चश्मा उनकी आंखों का सहारा था, जिसकी एक कमानी हरे डंठल की तरह एक जगह से लचक गई थी। रस निचोड़े हुए गन्ने की तरह उनकी एक पत्नी थी। संतान का सुख उनके भाग्य में था। उनके 5 बेटे और 3 बेटियां थीं। दुख और कष्ट के समय रामायण उनका सहारा थी। आधुनिक सवारियों में साइकिल घर के मर्दों की सवारी थी। जरूरत के सबके पास नए पुराने जूते और चप्पलें थी। शौक के लिए वे दिन रात 2 गिलोरी पान खाया करते थे। उनका एक बड़ा लड़का था। वह 10वां पास करके कई साल से इधर उधर घूमा करता था। 4 बेटे छोटे थे। 3 लड़कियों में 2 अभी बच्ची थी। एक लड़की बड़ी थी जो 10वीं में पढ़ रही थी। 16 बरस की कमला अपने बालों में गोले का तेल डालती थी, माथे पर नेल पॉलिश की सूखी सी बिंदी बनाती थी और महीने में एक बार पेटीकोट बदलती थी। अपने छोटे भाई बहनों के लिए काजल पूरती थी और इस्तेमाल खुद करती थी। रोज धो धोकर बालों में रिबन बांधती थी और बीए में पढ़ने वाले एक लड़के से प्रेम करती थी। यह प्रेम अधिकतर पत्रों के द्वारा चलता था। वैसे दृष्टि, स्पर्श और आहों का सहारा भी तो था। यह वह ही जानती थी कि समाज नाम की कोई वस्तु होती है जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच पहाड़ की ऊंची चोटी की तरह खड़ी हो जाती है और उन्हें मिलने नहीं देती। प्रेमी ऐसे में पागल हो जाता है और प्रेमिका विरह की आग में जलकर भी ना कोयला हो पाती है न राख। पर प्रेमी प्रेमिका इसी तरह जीते हैं और एक दूसरे की याद में जिंदगी काट देते हैं और उनकी कहानी दुनिया में मशहूर हो जाती है, लैला मजनू की तरह या फिर नागिन फिल्म की तरह। प्रेमी प्रेमिका दोनों मर जाते हैं और परलोक में जाकर कहीं मिलते हैं। उनका अमर मिलन होता है जैसे बेजू बावरा का हुआ था। उसके घर एक लड़का और आता था। वह उसके प्रेमी का दोस्त भी था, पर प्रेमी प्रेमिका दोनों उस लड़के से अपना राज छिपाया करते थे। एक दिन उसे कहीं से कुछ पता चल गया। उसने लड़की के बड़े भाई से शिकायत कर दी कि कमला वीरेंद्र से प्रेम करती है और वे एक दूसरे के प्रेम पत्र भी लिखते हैं, छिप छिप कर मिलते भी हैं। कमला के बड़े भाई ने कमला को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि रतन कल शाम घर आया था और बता गया था कि वह वीरेंद्र की छिपा छिपा कर खत लिखती है। सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ गए थे। रोते रोते उसने अपने भाई से कहा था यह सब एकदम सफ़ेद झूठ है। पर मन बहुत घबराने लगा और यह भी पता चला कि क्रूर समाज नाम की वस्तु उसके दादा और रतन है। रात को बड़ी देर तक वह रोती रही। वीरेंद्र के पुराने पत्रों को सीने से लगाए सिसकती रही। आधी रात के बाद जब घर के सब लोग सो गए तो उसने अपने दादा को एक पत्र लिखा। प्यारे दादा, इतना बड़ा कलंक का टीका माथे पर लगाकर मैं जीऊंगी कैसे? जमीन फट जाती और मैं इसमें समा जाती, या फिर मैं अभागिनी जो अपने परिवार के लिए भार बन गई हूँ कहीं डूब मरती। मेरे कारण घर भर बदनाम हो सकता है। मैंने जन्म ही क्यों पाया जो आपको मेरे संबंध में यह सब सुनना पड़ा? मुझे आप लोगों ने प्यार ही क्यों किया? मैं इस योग्य ही तो नहीं थी। मेरे कारण पिताजी के नाम पर धब्बा आए और शर्म से आपको माथा झुकाना पड़े, यह मैं अपनी इन आंखों देख नहीं सकती। मैं आपकी बहन हूँ, पर साथ ही अबला भी। नारी का जीवन घर के लिए भार होता है। मैं भी भार बन गई शायद। पर दादा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं जानती भी नहीं कि वीरेंद्र कौन है। मैंने पहली बार आपसे यह नाम सुना।
यह उस रतन की गढ़ी हुई बात है। यह खुद मुझसे तमाम तरह की बातें करता है। मैं इस पवित्र लेखनी द्वारा वह सब आपको लिख भी नहीं सकती। स्कूल जाते वक्त वह मेरा रास्ता काटता है और मुझे क्या क्या और कैसे कैसे इशारे करता है यह बताना बहुत मुश्किल है। आप खुद उसका आना जाना घर में रोक दें तो बहुत अच्छा हो। मैं अपने कारण कुल की लाज पर कोई कलंक नहीं आने दूंगी। ऐसा कुछ भी करने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। मैं अभागिनी मर भी गई तो आपके लिए 2 बहनें और हैं। मेरी शायद याद भी आप लोगों को कभी नहीं सताएगी। अपने देश में कुमारियों ने अपनी लाज की रक्षा के लिए जीवन तक बलिदान किए हैं। मैं उसी देश की संतति हूँ। आपकी बहन आपकी इज्जत का हमेशा ध्यान रखेगी। और दादा, मेरी बात का विश्वास करना, लड़की कुल की लाज होती है, यह भूमंडल में विदित है। मैं कुल की लाज पर आंच नहीं आने दूंगी। आपकी अभागिनी किंतु आज्ञाकारिणी बहन कमला। इस पत्र को उसने भारतीय नारी की गरिमा से भरकर आंसुओं से धोया। फिर कॉपी में एक कागज फाड़कर लिखने लगी, आदरणीय रतन भैया। पर इस संबोधन को काटकर उसने फिर नए सफ़े पर लिखा, परम पूज्य भाई जी। सहसा मेरा पत्र पाकर आप आश्चर्य से भर उठेंगे, पर जब बहन की ममता उमड़ ही पड़ी तो आप बड़े भाई बनकर स्वीकार करेंगे। मैं अपना आंचल फैलाकर आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, निराश न करें, यही विनती है। मैं आपको हमेशा बड़े आदर से देखती रही। मैं भीख मांगती हूँ कि आप मुझे छोटी बहन की तरह स्वीकार करें और मैं आपको भाई कह सकूं। यह सौभाग्य मुझे मिले तो बनेंगे आप हमारे आदरणीय भैया। आप स्वीकार करें या ना करें, पर मैं हतभागिनी आपको भाई स्वीकार कर चुकी। भाई बहन से बढ़कर कोई रिश्ता इस ब्रह्मांड में नहीं है। अपने देश में मुसलमान भाइयों तक ने अपनी हिंदू बहनों के लिए प्राण त्यागे हैं। फिर आप तो हिंदू ही हैं। हमारी जाति अलग सही, पर मन के रिश्ते तो नहीं टूटते। तो आप आज से मुझे अपनी बहन मानेंगी ना? अगर ना माना तो मैं रो रो कर प्राण दे दूंगी। मैं भी कैसी पगली हूँ। अगर आपने मुझे बहन ना माना होता तो भला मेरे साथ इतनी बड़ी भलाई करते आप? सचमुच आपने मुझे पथ दिखलाया, मुझे अंधी को गंदी खाई में गिरने से बचा लिया। मैं मन ही मन आपके इस एहसान के भार से दबी जा रही हूँ। अगर आप भाई साहब से यह सब बातें ना कहते तो मैं कहाँ पहुँचती यह नहीं जानती। आपने मुझे नई राह दिखाई, मुझ पगली को पाप से उबारा है। यह उपकार मैं जन्म जन्म तक नहीं भूल सकती। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं वीरेंद्र की परछाई तक से घृणा करूँगी और भैया दूज पर आपको राखी बांधूंगी। खूब नाचूंगी, खूब गाऊंगी। मुझे एक भाई मिला है। भाई से बढ़कर किसी चीज़ का परम पिता जगदीश्वर ने निर्माण ही नहीं किया। मुझे मिठाई खिलाएंगे उस रोज? ना खिलाई तो रूठ जाऊंगी, मनाने से भी ना मानूंगी। लेकिन क्या दुनिया वाले हमारे पवित्र संबंध को फूटी आंखों भी देख पाएंगे? शायद नहीं। हो सकता है मुझ हतभागिनी के कारण आपको बदनामी उठानी पड़े, पर मैं आपको संकट में नहीं देख सकती। आप मुझसे बात ना करें, यही ठीक होगा। पर अपनी प्यारी छवि रोज अवश्य दिखा दिखा दिया करें। मेरे बात ना करने को और किसी मतलब में ना ले। मैं सदा सदा के लिए आपकी बहन हूँ। आपने मेरी यह विनती स्वीकार की है, यह बताने के लिए आप कल शाम अपने माथे पर महावीर जी के वंदन का टीका लगाकर आए। कल मंगलवार भी तो है। मैं माथे पर टीका लगा देखूंगी और एक दिन अपने इन पापी हाथों से तिलक लगाकर इन्हें पवित्र कर लूंगी, जिन्होंने उस वीरेंद्र को पत्र लिखकर मुझे पाप का भागी बनाया है। यह पत्र आप किसी को ना दिखाएं। आपको इस अभागी बहन की सौगंध है। मैं मर गई तो क्या आपको दुख ना होगा? सदा सदा के लिए प्यारी बहन कमला। पत्र लिखकर वह थोड़ी देर चुपचाप लेटी रही। फिर कॉपी से एक और पन्ना फाड़ा, पर लगा कि एक कम होगा, इसलिए 3-4 पन्ने नोच लिए और लिखने लगी। मेरी हुस्न दुनिया के चमन राजा तस्लीम। आपको आश्चर्य तो होगा प्राणनाथ कि आपकी कमला ने यह उर्दू कहाँ से सीख ली। मेरी सहेली है साइदा, मैं उससे आपकी बातें करती थी, उसी ने बताया था। यह आप नाराज तो नहीं होंगे? मैंने आपकी बातें किसी और से क्यों की, पर मैं विरह की मारी करूं भी क्या? आपकी बातों के सहारे ही तो इस जीवन के दिन काट रही हूँ। आप भी तो जानते हैं साइदा को, हम लोगों ने उसका चिढ़ाने का नाम इमली रखा है। आज मैं बहुत दुखी हूँ मेरे राजा। घरवालों को हमारे प्रेम का पता चल गया। यह चुगली आपके दोस्त रतन ने की है। आज उसे अपना मित्र समझते हैं। सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए जान तक दे देता है, पर वह हमसे जलता है और चाहता है कि मैं इस हृदय में बसी हुई आपकी तस्वीर मिटा दूं। यह तो चिता पर ही होगा प्राणनाथ। जब रोआ रोआ जल जाएगा तब दिल की बारी आएगी। कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? सोचती हूँ, घंटों रोती हूँ, पर तुम्हारी कठोरता को क्या कहूँ। तुम इतने निर्दयी हो यह नहीं जानती थी। आज शाम गली से क्यों नहीं गुजरे? मैं घंटों सीखचे पर काम का बहाना किए खड़ी रही, पर आप नहीं निकले।
जिस दिन तुम्हें नहीं देख पाती वह दिन और रात कैसे बीतती है यह मैं जानती हूँ, पर तुम्हें क्या, मैं मर भी जाऊँ तब भी तुम्हें दुख नहीं होगा। समाज मुझे सताता है पर तुम न सताओ। मैं तुम्हें अब उस रतन के साथ कभी नहीं देखना चाहती, वह हमारी दुनिया में आग लगाना चाहता है। तुम्हें मेरी सौगंध है, अगर तुमने मुझे रत्ती भर भी प्यार किया है तो सौगंध देती हूँ उसके साथ रहो, तो मेरा मरा मुंह देखो। वह बड़ा नीच है, मुझसे कहने लगा अगर तुमने आज से पत्र लिखना बंद ना किया तो वह तुमसे सारे पत्र लाकर पिताजी के सामने रख देगा। मैंने डांट कर कहा तुम्हें मेरे पत्र मिल ही नहीं सकते, तो कहने लगा मैं तुम्हारा राइटिंग बना लूँगा। हमने उसका क्या बिगाड़ा है जो वह पीछे पड़ा है प्राणनाथ, कभी वह मेरा राइटिंग बनाकर तुम्हें ही ना भड़का दे। हाय तब मैं क्या करूँगी, पर मुझे अपने पर विश्वास है। उसकी बातों पर कभी यकीन ना करना, उससे बोलना ही मत। मैंने ही उसका घर आना जाना बंद करवाने की तरकीब सोच ली है। तुम मुंह ना मोड़ना मेरे हृदय के राजा। कल शाम मुझे माताजी के साथ रिश्तेदारी में जाना, इसलिए परसों सुबह जरूर दर्शन देना। मैं गली वाले कमरे में ही रहूंगी। समाज समझे चाहे जो कुछ, वह हमें बर्बाद करना चाहता है, हमारे प्रेम के दीपक को बुझाना चाहता है, पर वह जलेगा। तकदीर बनी बनकर बिगड़ी, दुनिया ने हमें बर्बाद किया। यह गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, हारमोनियम पर भी निकाल लेती हूँ। अच्छा विदा मेरे देव, मधुर मिलन। पत्र देना, तुम्हारी दासी कमला। पत्र लिखकर कमला ने अपने ब्लाउज में रख लिए। मन शांत हो गया था। सुबह उठते ही उसने बड़े भाई वाला पत्र उनकी कमीज की जेब में चुपचाप रख दिया और चली आई। भाई साहब रोज की तरह कमीज पहन पैरों में चप्पल डालकर बेकारी में घूमने चले गए। कमला स्कूल के लिए तैयार करती रही। हमेशा की तरह सुबह ही रतन आया तो कमला ने जीने में पहुंचकर वही सीढ़ियों में वह पत्र उसके हाथ में थमा दिया और नीचे उतर गई, और कमरे में पहुंचते ही वह ठिठक गई। पिताजी स्कूल जाने के लिए तैयार थे। माताजी उनके लिए दिन का पहला पान लगा रही थी। मुन्ना टांगों में लिपटा माँ की बाह खींच रहा था। कमला पैर धोने का बहाना करके वहीं रुक गई। ऊपर रतन था। पानदान वाली अलमारी के ऊपर लगे हुए बहुत पुराने शादी वाले फोटो को देर तक अपना चश्मा उतारकर देखते हुए मास्टर जी ने बड़े प्यार से पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह तस्वीर देखो जरा। कमला की माँ ने वैसे ही पान लगाते हुए कहा, क्या देखूं उसमें? इस तस्वीर में तुम ऐसे मुंह फेरे बैठी हो जैसे मेरे साथ शादी करने का मन नहीं था तुम्हारा। मास्टर साहब ने आंखें मिचमिचाकर इशारे से कहा, तुम ही इधर उधर नजर डालते होंगे, हमने तो शादी से पहले किसी लड़के से बात तक नहीं की थी। गिलहरी बनाते हुए कमला की माँ ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दांतों पर चढ़ाई राल को चूस कर मास्टर साहब ने टोपी के भीतर वाले अखबार के अस्तर को ठीक से रखते हुए शेखी से कहा, कौन जाने। तभी कमला की माँ ने गिलहरी उनके मुंह में रख दी और मुन्ना के बाह खींचते हुए उन्होंने पकड़कर उसे झटकते हुए कहा, 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते, जब देखो तब। और मास्टर साहब ने जैसे बात की तायीद करते हुए प्यार से कमला की माँ की आंखों में जाकर कुछ प्यार उमड़ा, पर स्कूल का वक्त हो गया था। बच्चा पैर पटकता भुनभुनाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। लपक कर कमला ने फुसलाने के अंदाज में पूछा, क्या बात है मुन्ना भैया, पैसा लेंगे? उसने कहा। तब तक कमला के ब्लाउज से 3-4 लेमन जूस और पत्र निकालकर उसके हाथ में पकड़ाते हुए धीरे से कहा, ये पर्चा जल्दी से वहीं दे और किसी को मत देना, फिर और लेमन जूस देंगे। और फिर दौड़कर ऊपर चली गई। मास्टर साहब अपनी छड़ी लेकर नीचे उतरते थे। सीखचे में खड़ी कमला की माँ को मुड़कर देखते थे और ऐनक चढ़ाते हुए स्कूल जाने वाली गली में मुड़ जाते थे। ऊपर बारजे पर खड़ी कमला बालों में गोले का तेल लगाते हुए दूसरी गली में भागकर जाते हुए मुन्ना को देखती रहती थी। इस तरह दिन बीतते जाते थे। प्रेम चलता जाता था, पीढ़ी दर पीढ़ी।